हेलो एवरीवन, जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अनीता जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेंस के पर्पज़ से रहेगा। देखिए, अभी पीसीएस का जो रिजल्ट आया है तो उसमें अभी मेंस की तैयारी करनी है, टाइम आपके पास बहुत कम है। तो उसमें उत्तराखंड वाले जो सीक्वेंस हमारा चल रहा है, सीरीज चल रही है, उसी का आज का हमारा टॉपिक रहेगा चंद्र प्रशासन। देखिए, इसकी स्ट्रैटेजी कैसी होगी, कैसे आपने आंसर राइटिंग करनी है, ये सब आपको पहले की वीडियो में सब कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज हम सीधे अपना टॉपिक लेकर चलेंगे चंद्र प्रशासन। देखिए, जो मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसमें आपको पता है कि आंसर राइटिंग करने के लिए जो हमारे रूलर है वो हमने प्री में बहुत पढ़ दिए हैं, ठीक है। और रूलर का जो है, रूलर हमने किस लिए देखने हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया है और प्रशासन में इसको किस तरीके से हमने जोड़ना है, ये हमने देखना है, ठीक है। आंसर राइटिंग अपने आप में एक कला है। आपको चाहे कितनी भी नॉलेज है, अगर आंसर राइटिंग आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो वो आपका एक अच्छा इफेक्ट नहीं शो करेगी, ठीक है। तो इस क्रम में हम आज देखेंगे चंदू का प्रशासन। चंदू का प्रशासन देखने के लिए देखिए, ये अभी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी स्थापना किसने की, चंद्र वंश की स्टोरी क्या क्या थी, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। चंद्र वंश के प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का देखिए, जो कार्यकारी अधिकारी होगा यानी प्रशासन का जो मुखिया होगा, यहीं से हम लेकर चलते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को ही लेकर चलते हैं। बाकी उसके बाद लास्ट में पूरा एक्सप्लेन करने के बाद मैं 250 वर्ड में इसको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, आपको एक डेमो टाइप आपको आंसर राइटिंग करके दिखा दूंगी, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चंद्र प्रशासन। चंद्र प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्र, ठीक है। अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। इसमें देखिए, जब आपने चंद्र डायनेस्टी पूरी पढ़ी तो उसमें आपने देखा होगा कि चंद्र डायनेस्टी में चंद्र जो शासन पीरियड चल रहा था आप में, उसका जो कार्यकारी अधिकारी यानी जो सर्वे सर्वा है वो कौन है, राजा है, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन यही हो जाएगी हमारी। तो जो प्रशासन का कार्यकारी अधिकारी होगा, कार्यकारी अधिकारी या इसे हम मुखिया कह सकते हैं। जो मुखिया होगा वो कौन होगा, हमारा राजा होगा, रूलर। जो रूलर है वही हमारा कार्यकारी अधिकारी होगा, ठीक है। अब ये राजा कैसा था, जो आपने चंद रूलर जो पढ़े हैं उसमें आपने देखा होगा कि राजा कैसे थे, यहाँ के वीर साहसी थे, ब्रेव थे, ठीक है। कूटनीतिज्ञ थे यानी डिप्लोमेटिक थे, दूरदर्शी थे यानी कि विजनरी व्यू था इनका। इसके बाद हम देखें तो जो इनका जो पद था वो कैसा था, वंशानुगत, हेरिडिटी था, ठीक है। अब उसके बाद इनका जो सिस्टम था राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, यानी हम कह सकते हैं कि मोनार्कियल सिस्टम इनका यहाँ पर चलता आ रहा था। राजा निरंकुश था, निरंकुश आप कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक जो है इनका शासन व्यवस्था थी। तो राजा की ये क्वालिटी है। यहाँ पर हमें जब प्रशासन देखेंगे तो राजा की इन क्वालिटी को भी हमें देखना पड़ेगा। तो राजा कैसा था आपका, वीर और साहसी यानी वीर था। राजा का पद वंशानुगत था, राजा कैसा था, कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था, दूरदर्शी था। इनकी जो शासन प्रणाली थी, ये कैसी थी, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली इनकी थी। तो ये सब क्वालिटी किसकी है, राजा की है। अब जो चंद्रवंशी राजा हैं वो प्रजा के हित में सारे, आप कह सकते हैं श्याम दंड वे सारे उपाय करके राजा के हित में काम करता था। तो हम कह सकते हैं कि राजा कैसा नहीं है, निरंकुश नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम जो इसका है केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रांतीय प्रशासन में हम इसको विभक्त कर देंगे, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन, और दूसरा हम देखेंगे इसमें प्रांतीय प्रशासन। अब ये दो पॉइंट हमने यहाँ पर पहले देखने हैं। स्टार्टिंग हम यहाँ से केंद्रीय प्रशासन से करेंगे।
केंद्रीय प्रशासन में क्या है, देखिए हमने बोला कि जो राजा है वो क्या है, राज्य का कार्यकारी अधिकारी है। अब ये प्रशासन कार्य जो है मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। इस मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राजा के द्वारा होगी। मंत्री परिषद में आपके कुमार अमात्य होंगे, दीवान होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके सेनापति हैं, सेनापति के अलावा जो आपके धर्माध्यक्ष हैं वो होंगे। तो जो मेन जो पदाधिकारी हैं वो किस में आएंगे, आपके जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन का हिस्सा रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अब इनके प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो इनने जो स्थानीय जनता थी, स्थानीय जनता को भी इन्होंने अपने प्रशासन का हिस्सा बनाया। इसीलिए बी.डी. पांडे ने इनके शासन प्रणाली को पंचायती राज की संज्ञा दी है। तो इस तरीके जो कोटेशन होते हैं ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत यूजफुल होते हैं और आपके आंसर को एक अच्छा व्यू देते हैं, ठीक है। तो जो आपका केंद्रीय प्रशासन है, ठीक है, जो केंद्रीय प्रशासन है इसमें प्रशासन कार्य कैसे होगा, प्रशासन कार्य मंत्री परिषद की सहायता से, मंत्री परिषद की सहायता से राजा द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। अब इस मंत्री परिषद में आपके कौन कौन होंगे, युवराज होंगे, दीवान हैं, सेनापति हैं, ठीक है, आदि कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने ज़्यादा फैक्चुअल बेस इसे नहीं देखने हैं। जैसे प्री में हमने बहुत सारे मंत्री परिषद में कौन कौन लोग थे, एक एक चीज़ को सेलेक्ट कर करके हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने यहाँ पर आंसर राइटिंग में इन सब चीज़ों पे, इन फैक्ट्स पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका कंक्लूजन है, सार संक्षेप है, वो हमने देखना है, ठीक है। तो प्रशासन का कार्य किसकी सहायता से करेगा, राजा मंत्री परिषद की सहायता से करेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने आपसे कहा कि प्रशासन में इन्होंने जो स्थानीय प्रजा है, इनकी स्थानीय जनता को प्रशासन का हिस्सा बनाया, प्रशासन का हिस्सा इन्होंने बनाया था, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने अलग अलग जो ग्रुप थे, ठीक है, अलग अलग ग्रुपों में इनको डिवाइड कर दिया। इसमें पंचथोक है, चार बूढ़ा है, चार चौथानी है। एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पंचथोक, चार चौथानी, चार बूढ़ा, चार बूढ़ा आदि, ठीक है। ये सब जो है आपके इन्होंने स्थानीय जनता को प्रशासन का क्या बना दिया, हिस्सा बना दिया। गांव में बूढ़ों और सयाणों की नियुक्ति की गई, ठीक है। ये सारे जो है किसमें, किसका हिस्सा हो गए, इनके स्थानीय प्रशासन के, ठीक है। और इसीलिए जो है बी.डी. पांडे ने इनके प्रशासन को किसकी संज्ञा दी है, पंचायती राज की संज्ञा दी है, पंचायती राज की संज्ञा दी है, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा जब सोमचंद है, सोमचंद को 15 बीघा जमीन तो तराई क्षेत्र की दी गई थी, उसके अलावा जो है चंपावत वाला क्षेत्र दिया गया था। तो चंपावत में इन्होंने राजबुंगा का किला बनाया था, ठीक है। अब जो राजबुंगा का इन्होंने किला बनाया, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं बस, ठीक है। राजबुंगा का जब इन्होंने किला बनाया तो इस किले की रखवाली के लिए इन्होंने 4 ग्रुपों की, यहाँ पर सुरक्षा के लिए 4 ग्रुप नियुक्त किए थे। इसमें आपके कौन कौन से थे, चौधरी थे, बोरा थे, कारकी और तड़ाग, ठीक है। ये 4 ग्रुप जो है इन्होंने किले की रखवाली के लिए रखे और इन्हें चाराल कहा गया। इन्हें क्या कहा गया, चाराल कहा गया। तो इस तरीके से उनका मैनेजमेंट था। जो चंद्र प्रशासन में जो राजा थे उनका प्रशासन इस तरीके था। सोमचंद ने इसकी स्टार्टिंग की थी। इनका प्रशासन ये था कि हर ग्रुप को सेटिस्फाई करते हुए ये अपना रूल कर रहे थे, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं सोमचंद के ही टाइम की, तो उस समय जो है आपके मेहरा और फरतियाल ग्रुप बहुत ही शक्तिशाली ग्रुप ये हो गया था। अब जो सोमचंद हैं उन्होंने क्या दिखाई, दूरदर्शिता दिखाई, ठीक है। और क्या किया,
मेहरा ग्रुप से मंत्री बना दिए, फर्तियाल ग्रुप से सेनापति बना दिए और अपने शासन को आगे बढ़ाया। ठीक है, यानी इन्हीं की हेल्प से शासन किया और शासन को बहुत अच्छी तरीके से चलाया। तो ये क्या है, इनकी दूरदर्शिता है। ठीक है, कूटनीतिकता कैसे हमें शो होती है कि ये कैसे डिप्लोमेटिक कैसे हैं। ये डिप्लोमेटिक होने का प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब इनके दरबार पे, चंदू के दरबार में कौन आए थे आपके, दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको आए थे। ठीक है, नहीं सॉरी, कूटनीतिज्ञ होने का प्रमाण इस बात से मिलता है कि मुगलों के साथ इन्होंने अपने अच्छे संबंध स्थापित किए थे। रीजन, मुगलों से संबंध स्थापित करने का मतलब यही था कि इनका जो तराई भाबर वाला क्षेत्र है वो वहां से अच्छी खासी इनके रेवेन्यू जनरेट होती थी। अब वहां पर रेवेन्यू जनरेट होने की वजह से कभी मुस्लिम लोग यहाँ पर आक्रमण करे, कभी रोहेल यहाँ पर आक्रमण करे। ठीक है, तो ये जो है बाहरी लोगों के आकर्षण का केंद्र था क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होती थी। तो चंद वंशियों ने क्या किया कि मुगलों के साथ अपने मैत्री संबंध बना के रखे। उन्हें पता था कि अगर हम मुगलों के साथ मैत्री संबंध बना के रखेंगे तो जो हमारा तराई भाबर वाला क्षेत्र है उससे उसका प्रोटेक्शन जो है, उसका प्रोटेक्शन हमारे लिए इजी हो जाएगा और ये हमें जो है सुरक्षा प्रदान करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, बाद में हम अभी थोड़ी देर में इस टॉपिक के बाद में आपको माल प्रबंध भी बताऊंगी, तो उसमें मैं बताऊंगी कि तराई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे। ठीक है, अब ये जो है इनकी किसकी कूटनीतिज्ञता का उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर दूरदर्शिता की बात करें कि विजनरी व्यू क्या था इनका, विजनरी व्यू क्या है इनका। अब इनके दरबार में आया दारा सिको का पुत्र सुलेमान सिको। ठीक है, इन्हें पता था अगर ये सुलेमान सिको को अगर यहाँ पर शरण देते हैं तो उससे क्या होगा कि ये किसके जाने अनजाने किसकी शत्रुता मोल ले लेंगे, ये औरंगजेब की शत्रुता मोल ले लेंगे। तो इन्होंने जो आपका सुलेमान सिको है इनको भी नाराज नहीं किया। सुलेमान सिको को इन्होंने क्या कहा, सुलेमान सिको से इन्होंने कहा कि हम आपको मदद देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम आपको यहाँ पर शरण देते भी हैं तो यह स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है। और सुलेमान सिको को बहुत सारा भेंट इत्यादि देकर इनको सजेस्ट किया कि आप अभी पवार वंश में पृथ्वीपति शाह हैं, आप वहाँ जाइए, वो स्थान आपके लिए सबसे सुरक्षित है। और सुलेमान सिको यहाँ से कहाँ चले गए, पवार वंश के शासक पृथ्वीपति शाह के पास चले गए। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपने सर की बला किसके सर में डाल दी, पवार शासक पृथ्वीपति शाह के सर में डाल दी। तो ये इनकी क्या है, दूरदर्शिता है इनकी। ठीक है, इनका विजनरी है, विजनरी व्यू है इनका। अब इनका पद क्या है, वंशानुगत है। मैंने बात की थी, तो वंशानुगत कैसे है पद, राजा, राजा के बाद राजा का पुत्र बनेगा, वंशानुगत पद हो गया। ठीक है, निरंकुश है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो इनका प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन की जब हम बात कर रहे हैं तो केंद्रीय प्रशासन में इन्होंने क्या किया, मंत्री परिषद की सहायता से प्रशासन कार्य चलाया और जो स्थानीय जनता थी उनको भी अपने प्रशासन का हिस्सा बनाया, जिसके कारण बीडी पांडे जो हैं इन्होंने इसके प्रशासन को पंचायती राज की संज्ञा दी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद इनका प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में क्या है, देखिए इनका जो प्रांतीय प्रशासन है इसको देखने के लिए इनका जो प्रांतीय प्रशासन है वो छोटे छोटे, जैसे अभी हम बात करें तो हम पहले हमारा गांव है, गांव के बाद हमारे जिला है, गांव के बाद तहसील है, जिला है, जिले के बाद हमारा राज्य है, राज्य के बाद हमारा देश है। तो इन्होंने भी जो है अपनी प्रांतीय व्यवस्था कुछ इसी तरीके से इन्होंने व्यवस्थित की थी। ठीक है, अब देखिए प्रांतीय व्यवस्था देख लेते हैं। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन हमने देखना है तो प्रांतीय प्रशासन में आप देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने मंडल, मंडल के बाद देश, देश को, देश के बाद परगना और परगना के बाद गांव, इस तरीके से इन्होंने अपनी प्रांतीय व्यवस्था सुव्यवस्थित की थी। ठीक है, अब देखिए जो गांव है इनके प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यानी शासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई गांव थी। ठीक है, अब गांव जो है, जो ग्राम है, इसका जो मुखिया होगा, इसका मुखिया होगा वो कौन है, ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान है। ठीक है, जो आज भी हमारे ग्राम प्रधान होते हैं। ठीक है, अब ग्राम प्रधान की सहायता के लिए यहाँ पर 2 अधिकारी राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब ये 2 अधिकारी कौन है आपके, एक है आपका कोटाल और दूसरा है आपका प्रहरी। ठीक है, अब कोटाल का काम क्या है और प्रहरी का काम क्या है। कोटाल देखिए आपका 20 वर्ड्स में भी आपका कोटाल वर्ड आ सकता है। ठीक है, कोटाल और प्रहरी में से एक वर्ड आपको 20 वर्ड्स लिखने के लिए दे सकता है। अब कोटाल क्या है आपका, कोटाल है चंद
चंद शासन काल में राज्य द्वारा ग्राम प्रधान की सहायता के लिए भू राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी को कोटाल कहा जाता था। या 20 वर्ड में भी आपका आंसर हो गया। इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं चंद शासनकाल में ग्राम प्रधान की सहायता हेतु राज्य की तरफ से या राज्य की ओर से भू राजस्व एकत्रित करने के लिए कोटाल नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। तो ये आपका क्या हो गया, कोटाल, और ये आपका 20 वर्ड में भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब प्रहरी भी इसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। प्रहरी कौन है? प्रहरी का काम है गांव की सुरक्षा करना, गांव की सुरक्षा व्यवस्था देखना। ठीक है। तो हम ऐसे ही अगर हमें किसे एक्सप्लेन करना है, प्रहरी को एक्सप्लेन करना है, तो हम प्रहरी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? चंद शासन में ग्राम प्रधान की सहायता के लिए राज्य द्वारा नियुक्त, जो कि गांव की जिस पर गांव की सुरक्षा का दायित्व होता था, अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, उसे प्रहरी नाम से जाना जाता था। अब ये प्रहरी है हमेशा कैसा होगा? निम्न जाति का। निम्न जाति से ही आपका प्रहरी अपॉइंट किया जाता था। ठीक है। तो ये आपकी क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव है, और गांव में किस तरीके की व्यवस्था है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब गांव जब प्रांतीय प्रशासन हमारा हो गया है, तो इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो है आय के स्रोत को हम डिस्कस करेंगे। आय का स्रोत क्या था? यहाँ पर भू राजस्व जो है आय का प्रमुख स्रोत है। और भू राजस्व में भी आप देखेंगे जो तराई भाबर वाला क्षेत्र है, जिसे मुस्लिम इतिहासकारों ने माल कह के संबोधित किया है। ठीक है। तो माल शब्द किसके लिए यूज किया गया है? तराई भाबर के लिए। तो भू राजस्व जो है आय का प्रमुख स्रोत है, और इसमें जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होती थी वो कहाँ से होती थी? तराई भाबर से जनरेट होती थी, जिसके लिए इन्होंने माल प्रबंध किया। ठीक है। अभी हम इसे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन करों के अलावा, ठीक है, जो आपका भू राजस्व है, भू राजस्व के अलावा और भी कर इनके यहाँ पर थे, इनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम भू राजस्व इनका देखते हैं। आय के स्रोत या भू राजस्व, भू राजस्व। ठीक है। तो भू राजस्व क्या है इनके? या आय के स्रोत, आय का प्रमुख स्रोत है, आय का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। यहाँ पर जो भूमि होगी, इस भूमि को हम क्या कहते थे? थात के नाम से जानते थे। और इससे जो टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है, कर वसूल करने वाला अधिकारी जो ऑफिसर होगा वो कौन होगा? थातवान। ये क्या है? भूमि का स्वामी है। लेकिन आप नोटिस करेंगे इस बात को, ये भूमि का स्वामी तो है, लेकिन इसे उस भूमि से, किसी लैंड से जिसे हम थात कह रहे हैं, उस लैंड से वहां पर रहने वाले लोगों को हटाने का अधिकार इसे नहीं था। ठीक है। ये वहां से टैक्स जो है कलेक्ट कर सकता है, लेकिन वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ से नहीं हटा सकता है। ठीक है। तो ये है इनका भू राजस्व में भूमि को थात कहेंगे, और थात से भू राजस्व वसूल करने वाला जो अधिकारी है आपका थातवान कहलाता था। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो इनका कर है, ये जो कर कितना लेते थे? ये उपज का 1/6 पार्ट। ठीक है। उपज का 1/6 भाग जो है ये लेते थे। अब जो कर है, कर भी दो भागों में इनका विभक्त था। एक को हम खाई कर कहते हैं, खाई कर, और दूसरा जो है आपका सिरती है, सिरती। ठीक है। खाई कर क्या है? नकद रूप में लिया जाने वाला कर। नहीं, सॉरी, खाई कर आपका है उपज के रूप में लिया जाने वाला कर। उपज रूप में लिया जाने वाला
लिया जाने वाला कर है। और सिरती क्या है आपका? सिरती है नकद रूप में लिया जाने वाला कर। ठीक है, और ये कर बेसिकली किससे लिया जाता था? जो व्यापारी हैं, ठीक है, सो का व्यापारियों से मेनली ये कर ये कलेक्ट करते थे। ठीक है, कौन सा कर? सिरती कर। अब कर भी हमारा डिवाइड हो गया। इसके बाद भूमि को देखिए, भूमि मापन, यहाँ पर जो है भूमि मापन भी किया जाता था। भूमि माप के आधार पर ही, उपज के आधार पर जो है आपको टैक्स देना है। अब भूमि मापन के लिए जो है यहाँ पर किन मेथड का प्रयोग होता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर जब कृषि की जब हम बात करें तो कृषि दासों को यहाँ पर कैनी कहा जाता है। जो छोटे छोटे फैक्ट हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो उसका कोई इफेक्ट आपके आंसर पे पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो भू राजस्व की हमने बात कर ली। भू राजस्व का मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होती थी भू राजस्व की, वो कहाँ से होती थी? तराई भाबर से। ठीक है, तराई भाबर। ठीक है, तराई भाबर क्या है यहाँ पर? भू राजस्व का मुख्य स्रोत है। भू राजस्व का मुख्य स्रोत है। अब आप देखेंगे भू राजस्व का मुख्य स्रोत क्यों है? क्योंकि जो तराई वाला क्षेत्र है आपका फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपकी रेवेन्यू जो है ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक है, भू राजस्व इसका मुख्य स्रोत है। अब ये इसका विस्तार कहाँ तक था? विस्तार कहाँ है इसका? जो आपका अभी वर्तमान का नैनीताल है, नैनीताल का मैदानी क्षेत्र और उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर और आपका नैनीताल का जो मैदानी क्षेत्र है ये आपका तराई क्षेत्र है। ठीक है, अब तराई भाबर के लिए मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भाबर वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? क्या शब्द दिया इन्होंने? माल शब्द। यानी कहीं पर आपका मे बी आपका टिप्पणी में या 50 वर्ड्स में अगर आ गया तो माल प्रबंध यानी कि माल मैनेजमेंट करके आप ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है अब इस क्षेत्र में किसके आक्रमण हुआ करते थे? आक्रमण किस किसके होते थे यहाँ पर? रोहेलों के, रोहेल, मुस्लिम आदि के यहाँ पर आक्रमण हुआ करते थे। इसलिए जो है चंदू द्वारा यहाँ पर माल मैनेजमेंट किया गया। ठीक है, माल मैनेजमेंट किया गया। अब देखिए माल मैनेजमेंट किस तरीके से था? देखिए सबसे पहले जो तराई भाबर वाला जो क्षेत्र है ये किसको मिला था? 15 बीघा जमीन सोमचंद्र को मिली थी। ठीक है, सोमचंद्र के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गरुड़ ज्ञान चंद्र का आपका नाम आता है। गरुड़ ज्ञान चंद्र को फिरोज तुगलक ने जागीर के रूप में जमीन दी थी। ठीक है, लेकिन जो है इसका आप कह सकते हैं कि तराई भाबर का सबसे पहले जो मैनेजमेंट यानी कि एक प्रबंध जो है सुरक्षा प्रबंध, या आप कह सकते हैं क्षेत्र का जो सुरक्षा से संबंधित इसको सिस्टमैटिक ढंग से इसके जो दायित्व होते हैं उनको और एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट जो कहते हैं वो किसके द्वारा करवाया गया था? कीर्ति चंद के द्वारा इसे करवाया गया था। पहला प्रयास कीर्ति चंद के ही द्वारा किया गया था और इसके लिए उन्होंने कीर्ति नगर जो है बनाया था। उसके बाद अकबर के टाइम में आपके रुद्रचंद्र आते हैं। अकबर ने इनको जो आपका तराई क्षेत्र है इसकी जागीर दी थी, इसके लिए इन्होंने इसकी सुरक्षा के लिए रुद्रपुर नगर बनाया था। अब ये तो आपके जो शासक हैं इन्होंने जो तराई भाबर का जो प्रबंध है इसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या किया था, ये काम हो गया। इसके बाद यहाँ से टैक्स कलेक्ट कौन करता था? टैक्स कलेक्ट करने का काम जो है काशीपुर में साहूकार करते थे और रुद्रपुर में जो है लखपति लोग जो है इसकी टैक्स कलेक्शन का काम करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो माल प्रबंध है, ठीक है, माल प्रबंध को भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर।
माल प्रबंध को, ठीक है। माल प्रबंध जो है सबसे पहले किसको तराई क्षेत्र मिला था? सोमचंद को मिला था। सोमचंद के बाद यहाँ पर बाज बहादुर चंद का नाम आप देखने को मिलेगा आपको, जिन्हें किसके द्वारा? फिरोज तुगलक द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा जो है तराई क्षेत्र यहाँ पर जागीर के रूप में मिला था। इसके बाद कीर्ति चंद द्वारा, कीर्ति चंद द्वारा इसके प्रबंध का, इसके मैनेजमेंट का, इसके यानी कि जो तराई क्षेत्र है इसके प्रबंध का पहला प्रयास किया, पहला प्रयास किया। इसके बाद आएंगे आपके रुद्रचंद्र, रुद्रचंद किसके टाइम पे? अकबर ने इन्होंने जागीर दी थी और ये यहाँ पर बनाएंगे इसकी सुरक्षा के लिए रुद्रपुर नगर बनाएंगे। और फिर हम बात करते हैं बाज बहादुर चंद की, बाज बहादुर चंद की, जिन्होंने शाहजहां की मदद से, किसकी मदद से? इन्होंने शाहजहां की मदद से इस क्षेत्र की सुरक्षा का प्रबंध किया और यहाँ पर बाजपुर नगर बनाया, ठीक है। अब इन सेतु से टैक्स कलेक्ट करने का काम, ठीक है, माल क्षेत्र से, माल क्षेत्र से कर वसूल करने का काम, कर वसूल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? काशीपुर में, काशीपुर में मालदारों के द्वारा, मालदारों, इसको हम साहूकार भी कह सकते हैं, ठीक है। मालदार को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? साहूकार या मालदार, ठीक है। साहूकारों द्वारा। और रुद्रपुर में टैक्स कलेक्ट करने का काम करेंगे लखपति, ठीक है। ये दो नाम आपको सुनने को मिलेंगे लखपतियों द्वारा, ठीक है। ये आपका हो गया जो आपका तराई भाबर क्षेत्र है इसका मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद अन्य कर अगर हम देखें, अन्य कर, अन्य करों में आपके जैसे मौकर हैं, मौकर, जूलिया कर, जूलिया कर, मागा कर, मागा कर, कटक आदि, ठीक है। बहुत सारे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके के कर लिया जाते थे। इनके करों के विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है, कहा जाता है कि चंदू के टाइम पे 36 रकम तथा 32 कलम करों का प्रचलन था, करों का प्रचलन था। तो इस तरीके की कोटेशन भी आप आंसर के बीच में अपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चंदू के विषय में क्या कहा गया है कि भूराजस्व के अतिरिक्त 36 रकम 32 कलम नामक जो है कर इनके भूराजस्व का हिस्सा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली इनका जो प्रबंध है, ये आपके 50 वर्ड्स में टिप्पणी के रूप में जो है आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनका सैन्य प्रशासन भी हम देख लेते हैं। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन, सेना को जो है इन्होंने, सेना को जो है दो भागों में इन्होंने बांटा था, ठीक है। दो भाग कौन कौन से थे इनके? एक तो इनकी है पैदल सेना है और दूसरी है इनकी अश्व सेना, अश्व सेना, ठीक है। अब जो इनका वेतन था, इनका वेतन जो दिया जाता था वो किस रूप में दिया जाता था? जागीर के रूप में, जागीर के रूप में इनको वेतन दिया जाता था, ठीक है। अब आंतरिक सुरक्षा के लिए, आंतरिक
सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें दंड पासिक कहा जाता था। ठीक है, दंड पासिक कहा जाता था। अब ये तो है इनकी सैन्य व्यवस्था। ठीक है, अब इसके बाद सारे कर भी हो गए, इनका जो मैनेजमेंट हो गया वो भी है। ठीक है, अब इसके बाद इतना जब हम प्रशासन में लिख लेंगे तो उसके बाद हमको इसका बाइंड अप करना है, यानी इसका कंक्लूजन हमें निकालना है। अब कंक्लूजन हम किसी भी, अब सबकी अपनी अपनी लेखन शैली है, आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं। कंक्लूजन में 2 लाइन या 3 लाइन आप लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चंदू की प्रशासन व्यवस्था का ही परिणाम है, जो एक इतने छोटे क्षेत्र से इतने विशाल क्षेत्र में इन्होंने अपना साम्राज्य इतने वर्षों तक स्थापित करके रखा। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी एंडिंग कर सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि जो इनकी शासन व्यवस्था है इसको हम जो है आंसर राइटिंग में आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, आंसर राइटिंग जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही आंसर राइटिंग करना, लेकिन एक सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा कि आंसर राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें आपने रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें हटा देनी है। फैक्ट को बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस आपने अपनी आंसर राइटिंग नहीं करनी है, यानी 250 वर्ड्स में जब आपने लिखना है तो उसमें आपने पूरा फैक्ट से नहीं भर देना है। जैसे अभी उत्तराखंड जो है, जो स्टार्टिंग में अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो परीक्षा वाणी वाला जो है, परीक्षा वाणी देख कर जो है आपके उत्तराखंड की तैयारी हो रही है, तो उसमें सारा क्या है, आपका फैक्ट है। अब उन फैक्ट को जब आप मेंस के आंसर राइटिंग के पर्पज से करेंगे तो आपकी मेंस वाली आंसर राइटिंग कैसे हो जाएगी, पूरी फैक्ट बेस होगी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है कि आपकी आंसर राइटिंग जो है पूरी फैक्ट बेस नहीं होनी चाहिए। तो जो चंदू का प्रशासन है इसे मैं आपको एक आंसर राइटिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, इस आंसर राइटिंग को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन 250 वर्ड्स में क्या क्या चीज़ें लिखनी है और क्या चीज़ें नहीं लिखनी है, ये चीज़ें मैं आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले हमें जैसे कोई भी आंसर राइटिंग करनी है तो उसके लिए हमें एक बेस बनाना होगा। लॉन्ग आंसर हमने लिखना है तो बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चंद प्रशासन, इसमें मैं आपको 250 वर्ड्स, ठीक है, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इसे इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो देखिए पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। पूर्वी उत्तराखंड के, पूर्वी उत्तराखंड के अंतिम क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश के योग्य एवं कुशल शासकों की प्रशासनिक क्षमता का ही परिणाम था कि एक छोटे से क्षेत्र से, एक छोटे से क्षेत्र से संपूर्ण पूर्वी भूभाग पर सुव्यवस्थित साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप यही वर्ड लिखें या यही लिखें, बस मैं एक आइडिया बता रही हूँ कि आपको
एक स्टार्टिंग करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ऐसा नहीं लिखना है कि अगर आपने प्रशासन लिखना है आपने सीधे शुरू हो गए कि चंदू का प्रशासन ऐसा था, चंदू का प्रशासन ऐसा था, मीन्स थोड़ा बहुत उसमें इंट्रो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा कि पूर्वी उत्तराखंड के अंतिम क्षेत्रीय राजवंश के योग्य एवं कुशल शासकों की प्रशासनिक क्षमता का ही परिणाम था कि एक छोटे से क्षेत्र से संपूर्ण पूर्वी भूभाग पर सुव्यवस्थित साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, ठीक है। सफल रहा या रहे, ठीक है, सफल रहे। चलिए फिर उसके बाद अब हम करेंगे जो प्रशासन है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रशासन स्टार्ट करने के लिए अब देखिए चंद शासन काल में, चंद शासन काल में राज्य का कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी राजा था। राजा की जगह आप शासक भी लिख सकते हैं, ठीक है, राजा था। जो कि अब यहाँ पर राजा की कुछ विशेषताएं लिख देनी है। जो कि कैसा था आपका, साहसी था, ठीक है, कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था, दूरदर्शी था, दूरदर्शी था, निरंकुश था, आदि गुणों से संपन्न, आदि गुणों से संपन्न था। राजा का पद, राजा का पद वंशानुगत तथा शासन प्रणाली, शासन प्रणाली कैसी थी, मोनार्कियल थी, ठीक है, राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक थी। तो ये राजा के विषय में एक शॉर्ट में हमको परिचय मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहीं पर हम केंद्रीय प्रशासन भी स्टार्ट कर देंगे। राजा प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य मंत्री परिषद की सहायता से करता था, मंत्री परिषद की सहायता से संपन्न करता था, संपन्न। अब एज एग्जाम्पल या जैसे आप लिखकर इसमें कुछ मंत्रियों के आप नाम लिख देंगे, ठीक है। आपको अब सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आप क्या क्या लिख देंगे, युवराज, दीवान, सेनापति, सेनापति आदि। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा आपको प्री की तरह इसको फैक्ट से भरना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद स्थानीय प्रशासन को भी इसमें देख लेते हैं। स्थानीय प्रजा को, स्थानीय प्रजा को प्रशासन में शामिल किया गया, प्रशासन में शामिल किया गया या स्थान दिया गया, प्रशासन में स्थान दिया गया, स्थान दिया गया। अब इसमें भी जैसे चार बूढ़ा, पंचथोक, पंचथोक, उस समय आप देखिए आपको जो जो नाम माइंड में आपके आएंगे वो लिखते जाना, ज्यादा सोचने का उस समय आपको टाइम नहीं है। चार बूढ़ा, पंचथोक, बूढ़ा सयाना, बूढ़ा सयाना आदि, ठीक है। इसी कारण से, इसी कारण से बीडी पांडे द्वारा, बीडी पांडे द्वारा चंदू के शासन को, चंदू के शासन को पंचायती राज की संज्ञा दी है, पंचायती
राज की संज्ञा दी है। ठीक है, अब इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, संज्ञा दी है। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रांतीय प्रशासन देखेंगे। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन मंडल, देश, परगना तथा प्रांतीय प्रशासन मंडल, देश, परगना, ग्राम में सुव्यवस्थित थी। सुव्यवस्थित, व्यवस्थित थी। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। शासन की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई थी। ठीक है, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई है। अब प्रांतीय प्रशासन को आपने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, जिसका मुखिया, जिसके मुखिया ग्राम प्रधान की सहायता के लिए, ग्राम प्रधान की सहायता के लिए, सहायता के लिए राज्य द्वारा, राज्य द्वारा कोटाल तथा, कोटाल तथा प्रहरी की नियुक्ति की जाती थी। प्रहरी की नियुक्ति, नियुक्ति की जाती थी। अब ये आपका हो गया प्रांतीय प्रशासन। इसके बाद अब आय के स्रोत देखने हैं। अगली हमारी जो लाइन होंगी, अगला पैराग्राफ होगा वो आय के स्रोत का होगा। अब देखिए, आय का प्रमुख स्रोत, प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, भू राजस्व था, जो कि उपज का 1/6 भाग था। 6 भाग अब उसके बाद तराई भाबर क्षेत्र भू राजस्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्रोत होने के कारण, स्रोत होने के कारण, होने के भू राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होने के कारण यहाँ पर चंदू द्वारा माल प्रबंध किया गया, माल प्रबंध किया गया। अब क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट सेलेक्टेड है, 250 वर्ड्स में लिखना है, तो हम सारा का सारा जो है यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसे यहीं पर ही समराइज कर देंगे बस। ठीक है, अब इसके बाद इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त मौकर, कटक, जो भी नाम आपको उस समय याद आए, कटक, मागा, जूलिया आदि कर भी आय के अन्य स्रोत थे, आय के अन्य स्रोत थे। इनके विषय में, इनके
इनके कर के लिए 36 रकम 32 कलम की कहावत प्रचलित है, की कहावत प्रचलित है। तो इसमें से समझ में आ जाएगा कि और भी कितने तरीके के कर यहाँ पर लिया करते थे। ठीक है, तो इसमें आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये इनके आय का भी आपने बता दिया कि आय जो है इनके भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा बहुत सारे टैक्स जो है इनसे लिए जाते थे। अब जहां तक है लगभग आपके 220 वर्ड तक या 210 वर्ड्स तक हो ही गए होंगे, मैंने काउंट तो किए नहीं हैं। ठीक है, तो लगभग हो गए होंगे। ठीक है, अब 200 तक अगर हो गए होंगे तो हमें सैन्य प्रशासन भी हमारा छूटा हुआ है, तो सैन्य प्रशासन को भी हम 2 लाइन में लिखेंगे। ठीक है, सैन्य प्रशासन व्यवस्थित था तथा राज्य की सुरक्षा के लिए इसमें आप लिख सकते हैं सैन्य प्रशासन इस तरीके से व्यवस्थित था, इस प्रकार व्यवस्थित था कि राज्य की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया गया था। आप देखिए, सेना पैदल तथा अश्व सेना में विभक्त थी। इन्हें वेतन जागीर रूप में दिया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद सुरक्षा के लिए देखिए जो इनने किले बनाए हैं ये मुख्य है। इसमें सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए लिख सकते हो, राज्य की सुरक्षा के लिए राजबुंगा। इसके अलावा और कौन कौन से चंदू ने किले बनाए थे? खगमरा का किला, लाल मंडी आदि के किले निर्मित किए गए। ठीक है, ये इनकी सैन्य व्यवस्था भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पूरा जो प्रशासन है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष रूप में जो है इसमें लिखना है। निष्कर्ष रूप में आप 2 लाइन 3 लाइन जो है लिख लेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस आंसर को छोड़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, क्या ऐसा लगेगा कि आप कुछ और लिखने वाले हैं। तो निष्कर्ष लिखना, कंक्लूजन लिखना आप नहीं भूलेंगे। तो क्या लिख सकते हैं निष्कर्ष रूप में? इस प्रकार चंदू की कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के कारण ही ये कई बार अपने शत्रु व बाह्य
कार्यों को शिकस्त देते हुए इस विशाल भूभाग पर अपना अस्तित्व बनाए रहे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार चंदू की कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के कारण ही ये कई बार अपने शत्रुओं व बाह्य आक्रमणकारियों को शिकस्त देते हुए इस विशाल भूभाग पर अपना अस्तित्व बनाए रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चंदू का प्रशासन आपका कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर अब जरूरी नहीं कि आप सेम ऐसे लिखें, बस मैंने एक आपको आइडिया दिया है कि आप किस तरीके से जो है जो चंदू का प्रशासन है उसको लिख सकते हैं 250 वर्ड्स में। इसमें आपका जो माल प्रबंध है, माल प्रबंध वाला आपका 50 वर्ड्स में आपको लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो 50 वर्ड में आप माल प्रबंध भी लिखने की कोशिश करेंगे। इसे आप होमवर्क समझ लीजिए, माल प्रबंध वाला 50 वर्ड्स में लिखने के लिए। तो चंद्र प्रशासन देखिए आपका लगभग ये 250 वर्ड्स में कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपका चंद्र प्रशासन भी कंप्लीट हो गया और माल प्रबंध को आप टिप्पणी के रूप में 50 वर्ड्स में जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है यहीं तक। कल एक अगली डायनेस्टी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।